नमस्कार, मैं हूं अनिल द्विवेदी और आप देख रहे हैं डीडी बिहार की खास पेशकश नेपाल सेंट्रिक। हम भारत में रहकर अगर नेपाल सेंट्रिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से भारत भी नेपाल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये तमाम चीज़ों पर चर्चा आज हम करेंगे। इस महत्वपूर्ण सिलसिले को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बताते हैं एक उदाहरण देकर कि कैसे नेपाल से जब कोई राजकुमार चलकर भारत आता है तो वो महात्मा बुद्ध बन जाता है, और जब भारत से कोई राजकुमार चलकर नेपाल की धरती पर पहुंचता है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन जाता है। विश्व में बहुत कम ऐसे देश होंगे जिनके बॉर्डर एक दूसरी जगह आने जाने के लिए बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के खुले होंगे। सिर्फ एक अपना पहचान पत्र लेकर आप नेपाल में जा सकते हैं, नेपाल के लोग यहाँ आ सकते हैं। इसी तरह के लिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए या फिर टूरिज्म के लिए या रोजगार के लिए लोग एक दूसरे से बॉर्डर पार करके आते जाते रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। नेपाल हमारे लिए नेपाल से हमारा मैत्री संबंध किस तरीके से मजबूत है और क्या कुछ खास है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ अतिथि के रूप में आए हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज रंजन पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरोज रंजन पटेल जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भारत और नेपाल दोनों संप्रभु राष्ट्र है, दोनों की अपनी एक पहचान है, एक अपनी संस्कृति है, एक राजनीतिक महत्व है। इन तमाम संबंधों के बीच कैसे आप मानते हैं कि दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं, कैसे वो अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? देखिए, भारत के लिए नेपाल एक बड़ा ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है और भारत का नेपाल से एक पुराना नाता रहा है जी। भारत और नेपाल के बीच एक साझी विरासत भी रही है। वहाँ से सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, वहाँ से हमारा धार्मिक लगाव रहा है। आप जानते हैं कि राजा जनक जी का और राजा दशरथ जी का दोनों का संबंध न केवल जनकपुर और अयोध्या से है, बल्कि वो दोनों ने भारत और नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने का काम किया, एक संबंध बनाने का काम किया। इसलिए कह सकते हैं कि नेपाल और भारत का रिश्ता त्रेता युग से है और बड़ा ही भारत के लिए एक महत्वपूर्ण, मैंने पहले ही कहा कि बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में है। हमारा उनसे पुराना नाता रहा है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेटी रोटी का संबंध रहा है। सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। तो भारत और नेपाल एक दूसरे को पूरक कह सकते हैं राष्ट्र के रूप में। आपने कहा कि त्रेता युग से हम लोगों का संबंध एक दूसरे से रहा है, बेटी रोटी का संबंध रहा है। अभी वर्तमान की भी बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की बेटियाँ ब्याह करके नेपाल में जाती है और नेपाल की बेटियाँ ब्याह करके भारत में आती है। ये तो चीज़ें हैं। इसके साथ साथ धार्मिक जुड़ाव की भी बात आपने कही। अभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक प्रयास शुरू हुआ है, जनकपुर और अयोध्या, काठमांडू और बनारस और इसी तरह से लुम्बिनी और बोध गया 3 सिस्टर समझौते हुए हैं। इसी तरीके से रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट का भी विकास किया जा रहा है। क्या आपको लगता है इन तमाम प्रयासों से हमारे रिश्तों में और प्रगाढ़ता आएगी और मजबूत होगा और लोग एक दूसरे को जानने समझने का मौका और ज़्यादा मिलेगा? बिल्कुल, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही सराहनीय पहल है। जिस तरह से रामायण सर्किट और बुद्धा सर्किट का बात देश के अंदर हो रही है और उस पर समझौते भी हुए हैं 7 सिस्टर के नाम से, तो उससे न केवल भारत और नेपाल के संबंधों में एक नए आयाम मिलेंगे, उनके रिश्तों में मजबूती मिलेगी, बल्कि जो हमारा जो मैंने कहा कि बेटी रोटी का संबंध है, धार्मिक संबंध है, तो एक दूसरे को जानने का पीपुल टू पीपुल कनेक्शन, जो यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, तो एक आपसी रिश्ते मजबूत होंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। तो रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट से दोनों देश को लाभ होगा, एक दूसरे के लोग, देश के लोग जानने का अवसर मिलेगा और इससे रिश्तों में और मजबूती आएगी। इससे तो टूरिज्म भी विकसित होगा। बिल्कुल, टूरिज्म का भी बढ़ावा मिलेगा। निश्चित रूप से अगर नेपाल के लोग हमारे अयोध्या आते हैं, बोध गया आते हैं, तो टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के लोग, भारत के लोग जनकपुर जाते हैं या लुम्बिनी जाते हैं, तो वहाँ के भी लोगों का जो टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा और आपसी समझदारी भी जी एक दूसरे के बढ़ावा मिलेगा। और इसलिए दोनों का संबंध और सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से
मजबूती मिलेगी दोनों के रिश्ते में। दोनों देश के लोग एक दूसरे जगह पर आएंगे, टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात इधर के दिनों में देखने को मिली कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन जाने के लिए उन्होंने ट्रेन की सुविधा शुरू की है नेपाल में जाने के लिए। इसी तरह से और भी बसें चलाई जा रही है, बिहार के द्वारा भी बस चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा भी बस चलाया जा रहा है। तो उसमें क्या कुछ लग रहा है आपको है कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बढ़ेगी? किस तरह का सरकार के द्वारा और भी प्रयास किया जाना है ताकि लोग एक दूसरे जगह आसानी से जा सके, आ सके और चीज़ों को देख सके, उनकी सभ्यताओं को, उनकी संस्कृतियों को समझ सके और हमारे संस्कृतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करें? तो ये क्या ट्रांसपोर्टेशन से कैसे इससे लाभ मिलेगा और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल लाभ मिलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में नेपाल और भारत के संबंधों में कितना प्राथमिकता में है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं कि 97 के बाद आई.के. गुजराल जब प्रधानमंत्री थे तो लास्ट प्रधानमंत्री थे, उसके बाद अगर कोई प्रधानमंत्री भारत से गया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गए हैं और 14 के बाद लगातार 5वीं यात्रा नेपाल का है। अच्छा। और नेपाल में यात्रा के दरमियान बहुत तरह के समझौते, एग्रीमेंट्स और भारत नेपाल के संबंधों, मजबूत संबंधों के ऊपर चर्चाएं हुई है और उसी क्रम में कैसे और रिश्ते मजबूत हो, कैसे और दोनों देशों का मैत्री संबंध और मजबूत हो, इसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम और उपाय करने का काम किया। उसी क्रम में आपने कहा कि रेल लिंक का बिहार के अंदर जो भारत का हिस्सा है उसके से नेपाल में रेलवे लिंक जोड़ने का काम किया। आपको मोतिहारी से नेपाल के अंदर जो पेट्रोलियम पाइपलाइन का भी विस्तार करने का काम चल रहा है। ऐसे अनेकों योजना हैं, बस सर्विसेज की बात है, अनेक प्रकार की योजनाएं। अभी काफ़ी अगर हम दुनिया के व्यापार के रेशियो देखते हैं तो भारत नेपाल में व्यापारिक जो साझेदारी है वो दुनिया में 2/4 व्यापार भारत से होता है, जबकि चाइना वगैरह जो निकट का पड़ोसी भी देश है तो मात्र उसका 10% हिस्सेदारी है जी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आवागमन की सुविधा हो, पेट्रोलियम पाइपलाइन की व्यवस्था हो, तमाम तरह के भारत वहाँ व्यवस्था कर रही है नेपाल के अंदर, और नेपाल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भारत के अंदर करने का काम किया है भारत के द्वारा। तो इस तरह से भारत और नेपाल के रिश्ते प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में नई आयाम, नई ऊंचाई छू रही है। अभी के समय में आप देखेंगे ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर तो नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और भारत के जो छोर हैं वो समुद्र से छूते हैं। तो कई देशों से जब व्यापार की बात आती है तो नेपाल के पास डायरेक्ट है सो शिप नहीं जा सकता है, तो भारत के रास्ते ही जाते हैं। तो क्या इसका कुछ लाभ नेपाल के साथ हम लोगों को मिलता है और हम लोग इसका फ़ायदा किस तरीके से नेपाल को पहुंचाते हैं? नहीं, अभी एग्रीमेंट समझौता हुआ है नेपाल से, जो हमारे समुद्री इलाके से जो जल मार्ग का पर भी एग्रीमेंट हुआ है कि नेपाल के व्यापारी जल मार्ग के माध्यम से भारत के विशाखापत्तनम या अन्य जगहों पर आकर के अपने जो माल है उसको बेच सकते हैं। जल मार्ग के ऊपर भी संधि हुआ है। तो विशेष रूप से मैं कहना चाहते हैं कि भारत जिस तरह से नेपाल को प्रोत्साहन दे रहा है, उसको मदद कर रहा है, वो दोनों देश के लिए लाभकारी है। एक मैंने पहले ही कहा कि दोनों के रिश्ते व्यापारिक भी रहे हैं, सांस्कृतिक भी रहे हैं, धार्मिक भी रहे हैं। तो इस तरह से अनेक प्रकार के जल मार्ग के माध्यम से हो, सड़क के माध्यम से हो, तमाम माध्यमों से भारत और नेपाल के रिश्ते मजबूत करने का काम हो रहा है। जी, आपने जिस तरीके से बताया आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका ज़मीन पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बदलाव हुए हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि नेपाल में एक छोटा भारत बसता है और भारत में एक छोटा नेपाल बसता है। जो बेटी रोटी का जो संबंध है, इन संबंधों की वजह से ऐसा हुआ है। क्या कुछ और प्रयास किए जा सकते हैं और क्या कुछ आपको दिखाई देता है? मेरे कथनों से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल, बेटी रोटी का संबंध तो है ही और प्रयास किए भी जा रहे हैं और प्रयास करने की ज़रूरत भी है। प्रधानमंत्री जी द्वारा देखिए अभी वहाँ बिजली के क्षेत्र में बड़ा प्रोजेक्ट 7,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट केवल SJVN जिसको सतलुज जल विद्युत निगम कहते हैं उसके द्वारा जो नेपाल के जो नदी है, अरुण नाम के नदी है, उस पर हाइड्रो प्रोजेक्ट लगने का काम हो रहा है।
लोअर अरुण के तहत सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट लग रहे हैं। तो भारत और नेपाल को दोनों एक आपसी समझदारी करके दुनिया के अंदर एक संप्रभु राष्ट्र में दोनों स्वतंत्र रहें और मजबूत रहें, इसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री जी ने की है और अटूट संबंध रहा है हम दोनों के बीच। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा कि 97 के बाद कोई पहली बार प्रधानमंत्री अपने 9 साल के कार्यकाल में 5 बार जा कर के भारत और नेपाल के रिश्तों को एक नई आयाम, नई ऊंचाई और नई बुलंदी देने का काम किया। आप बार बार चर्चा कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नेपाल गए, क्या नेपाल के प्रधानमंत्री भी भारत आते हैं और किस तरह से चर्चाएं करते हैं, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? नहीं, बिल्कुल। अभी प्रधानमंत्री जी का वो और नरेंद्र मोदी जी, वहाँ के प्रधानमंत्री कोली जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक द्विपक्षीय वार्ता भी हुआ है। वो भारत आए थे और विभिन्न विषयों पर, विभिन्न जो कुछ विवादित मुद्दे हैं, अन्य प्रकार के मुद्दे भी हैं, पड़ोसी राष्ट्र के कारण थोड़ा मुद्दे रहते हैं, उन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और बड़ा सकारात्मक और सहयोगात्मक चर्चा हुई। तो प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री भी भारत आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी लगातार दौरा करके भारत और नेपाल के रिश्तों की गंभीरता को समझते हैं। बड़ा ही संवेदनशील राष्ट्र है हमारे लिए और इस नाते उनके संबंधों को नई ऊंचाई देने का काम और एक दूसरे में और विश्वास बढ़े, विश्वास बहाल करने का काम दोनों देशों के बीच हो रहा है और मुझे लगता है कि भारत नेपाल का अटूट रिश्ता है वो बरकरार रहेगा। बिल्कुल। आपने बात की कि जल विद्युत परियोजनाएं लगाई जा रही हैं नेपाल में, जिससे नेपाल को तो लाभ होगा ही, भारत को भी उसका लाभ मिलेगा। जितनी नदी नेपाल से निकलकर आती है, बराबर यह सुनने में गाँव में मिलता है कि नेपाल पानी छोड़ देला का बिहार दहा जाए तो इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है। तो क्या इन परियोजनाओं के लगाने से बिजली की समस्या तो एक तरफ खत्म होगी, क्या बाढ़ पर भी कुछ नियंत्रण आएगा, जो बिहार के लोग इससे थोड़ा परेशान रहते हैं? देखिए, बाढ़, नेपाल चूँकि ऐसा भौगोलिक परिस्थिति है, नेपाल हमसे ऊंचाई में, हम नेपाल के तराई इलाके में हम लोग बसते हैं। हिमालय के तराई में अगर बिहार को कहा जाए तो तराई इलाके में है जी। तो एक भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ बाढ़ की समस्या रहती है। इस पर बड़े पैमाने पर काम भी हो रहा है, वैज्ञानिक और रिसर्च इस पर हो रहा है कि किस तरह से बाढ़ के प्रभाव को कम किया जाए। तो मुझे लगता है कि इन सारे प्रोजेक्टों को अगर चल रहे हैं उससे बाढ़ में कमी तो आएगी ही आएगी। और बाढ़ रोकने के लिए इंटर जो स्टेट का जो विषय रहता है उस पर भी वार्ता होते रह रही है और बाढ़ के प्रभाव को कैसे कम किया जाए इस पर सचिव स्तर पर भी वार्ता होते रहती है और उस पर काम चल रहा है, मुझे ऐसी जानकारी है। हम अपने दर्शकों को भी बताते चले कि जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से जब किसी नदी पर तटबंध बनाया जाता है तो जल को रोका जाता है कुछ देर के लिए, और फिर जब उस जल का तेज प्रवाह होता है तो फिर उससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। इन तमाम चीज़ों में आपके पास एक मौका मिलता है कि उस जल को अलग अलग जगह वितरित करके उसके तेज बहाव को या फिर बाढ़ की संभावनाओं को कम किया जा सके और उसका जल का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। तो देश के प्रधानमंत्री ने जिन मुद्दों पर समझौता किया है, जिन मुद्दों पर उनकी सहमति बनी है, इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में एक सकारात्मक पहल होता दिखाई दे रहा है और बाढ़ से निश्चित रूप से निजात मिलेगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी के समय में आप देखते हैं कि नेपाल के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भारत का रुख करते हैं, जैसे एम्स दिल्ली हो या बिहार के भी कई जगह पर हो, यूपी में आपका पीजीआई लखनऊ है या भी और भी संस्थान है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या फिर भारत के लोग आँख के इलाज के लिए लहान आई हॉस्पिटल सबसे नामी माना जाता है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दोनों देश एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं और कैसे वो लोग अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करते हैं, उनको लगता है कि भारत में जाएंगे तो मेरा इलाज बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो इस बारे में आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, भारत नेपाल को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है जी। मैंने पहले कहा कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक बेटी रोटी का संबंध रहा और आपको जानकारी होगा कि 1950 में इंडो नेपाल ट्रीटी जो पीस और फ्रेंडशिप के आधार पर हुआ था जी। उसके तहत हम आवागमन में कोई वीज़ा के विषय नहीं रहता है। हमारी सीमाएं लगभग 6 राज्यों में, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इस तरह से 6 राज्यों का सीमा लगता है जी। और एक दूसरे से आवागमन में कोई रोक टोक नहीं, संधि के तहत हुआ था। तो
उसमें अनेक प्रकार के, उस संधि में अनेक प्रकार की सुविधाएं भारत ने नेपाल को दिया था। उसमें आप जानते हैं कि मिलिट्री के अंदर भी आज हमारे देश के अंदर नेपाल के 45,000 लोग मिलिट्री या पाला मिलिट्री में काम कर रहे हैं, गोरखा रेजिमेंट के गोरखा रेजिमेंट के तहत। उसी तरह से भारत ने उनको यूपीएससी वगैरह में भी कंप्लीट करने का, उनमें भाग लेने का छूट दे रखा है जी। अनेक प्रकार के। तो यहाँ भी इलाज जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, तो चूंकि भारत नेपाल में बहुत कोई अंतर नहीं है, दो राष्ट्र जरूर हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में हम देखें तो भारत नेपाल में अंतर करना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए भारत को अपना देश समझकर वहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की सुविधाएं के लिए यहाँ आते हैं, हमारे लोग भी वहाँ जाते हैं। तो इस तरह से अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े काम वहाँ नेपाल में भारतीय कंपनियां, जो उपक्रम है भारत की, लगभग 150 भारतीय उपक्रम नेपाल के अंदर विभिन्न प्रोजेक्टों पर काम करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र हो, या अन्य प्रकार के जो जीवन के अनेक चीज़ें हैं उन पर काम कर रही है। भारत का 150 जो कंपनियां हैं वहाँ काम कर रही है। तो नेपाल के अंदर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी काम कर रहे हैं। तो इसलिए भारत के और नेपाल को अलग करके नहीं देखा जा सकता। कोरोना काल में भी हम लोगों ने बिल्कुल, कोरोना काल में हम लोगों ने मदद किया। उसके साथ आपने देखा हो कि बड़ा ही 2015 में नेपाल के अंदर बहुत विनाशकारी भूकंप आया था, और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत इनिशिएटिव ले करके वहाँ हर एक प्रकार की मदद देने का काम किया, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, तुरंत देयर एंड देयर एनडीआरएफ भेज करके वहाँ के लोगों को जान बचाने का काम, अन्य प्रकार के मदद करने का काम हम लोग भारत के द्वारा हुआ है। तो इसको हम बड़ा ही सकारात्मक ढंग से लेते हैं, और इसमें रिश्ते में आओ गर्माहट और मजबूती, और भारत और नेपाल को एकदम अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। दोनों एक हैं, एक हैं बिल्कुल, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामरिक दृष्टिकोण से, बॉर्डर के दृष्टिकोण से, तमाम माने अलग नहीं किया जा सकता है उसको। जी। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे सामरिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तरीके से भारत और नेपाल एक ही है, ऐसा हमारे अतिथि का मानना है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि नेपाल के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, रोजगार को लेकर आपने चर्चा की, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग मदद कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर कैसे क्या कुछ काम हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े एग्रीमेंट वहाँ हुए हैं, और करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट भारत वहाँ लगा रही है, और उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार वहाँ काम भी कर रही है। तो इस तरह से अनेक प्रकार की इंस्टीट्यूट खोल करके भारत सरकार की एक संस्था है IIT, उसके भी सेंटर्स वहाँ खोले जा रहे हैं जी, छात्रों को लाभ होना है। हाँ, तो इस तरह से मैंने पहले ही कहा कि शिक्षा के क्षेत्र हो या अन्य प्रकार के क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में नेपाल कैसे और मजबूत हो, कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता भारत हमेशा करते रहे। इसलिए कि भारत और नेपाल का पुराना संबंध रहा है, हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट रहा है। इसलिए नेपाल के अंदर जो भी विकास के कार्यक्रम हुए, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भारत निभाने का काम कर रही है। अच्छा, मान लीजिए कि आप भारत के वासी हैं, आप तो हैं ही, और आपको नेपाल घूमने जाना है, तो वहाँ किन किन जगहों को घूमना चाहिए? एक टूरिस्ट के नज़रिए से आपको क्या क्या लगता है कि महत्वपूर्ण है? और नेपाल के लोग जब भारत आए तो किन किन की चीज़ों को देखें जो लगे कि उनसे वो कनेक्टेड है, उनसे जुड़ा हुआ है, और उसके बाद उसका महत्व वो समझेंगे तो नेपाल में लोगों को जाके बताएंगे, या हम लोग जब नेपाल में घूम के आएंगे तो भारत के लोगों को बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा भावनात्मक रिश्ता नेपाल से है, और उसका कारण है माता जानकी का जो जनकपुर धाम है। मैं तो सबसे पहले वहाँ उनके चरणों में नमन करना चाहूँगा। उसके बाद भगवान बुद्ध का जन्म स्थली लुम्बिनी है, तो वहाँ भी सब जाना चाहेंगे। उसके साथ साथ अन्य प्रकार के वहाँ टूरिस्ट पैलेसेज हैं, जो बिहार के लोग या देश के लोग, भारत के लोग वहाँ जाते हैं। पोखरा हुआ, काठमांडू हुआ, वहाँ तो बड़ा ही टूरिस्ट पैलेस हिमालयन एरिया है, तो टूरिस्ट के ख्याल से बड़ा ही रमणीक स्थान है जी। तो वहाँ हर साल लोग, बिहार के लोग, भारत के लोग जाते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। और हमारा माता सीता का जन्मस्थली है, भगवान बुद्ध का जन्मस्थली है। धार्मिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक विरासत के तहत एक दूसरे से मेल जोल हो, तो हम लोग चाहेंगे कि पशुपतिनाथ मंदिर जाए, माता सीता जानकी के धाम जाएं, लुम्बिनी जहाँ
भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ऐसे बहुत से धार्मिक पर्यटक स्थल है वहाँ, मैं जाना चाहूँगा। आखिरी सवाल, जब नेपाल के लोग भारत आए तो किन किन जगहों पर घूमे? इसको करते हुए हम लोग कार्यक्रम को ये करेंगे, समय का अभाव है। नेपाल के लिए तो सबसे है भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त होने वाला जगह बोध गया है, यहाँ आए। आप अभी दुनिया का सबसे खूबसूरत और मंदिर बन रहा है भगवान राम का अयोध्या में। माता जानकी और राम का संबंध अब दुनिया से छिपी हुई नहीं है, तो वहाँ के नेपाल के लोग अयोध्या आके भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे अनेकों धार्मिक स्थल हैं कि जो भारत के अंदर जो नेपाल के लोग आएंगे तो उनको बहुत ही आत्मीयता वाला भाव महसूस होगा, भारत से भावनात्मक लगाव महसूस होगा। तो हम अपील भी करना चाहेंगे वहाँ के लोगों को कि आप बोध गया आएँ, आप अयोध्या आकर प्रभु राम के जो विशाल मंदिर बन रहा है उसका दर्शन करें, तो आपको आत्मीयता सुख और भावनात्मक लगाव भारत से बढ़ेगा। चलिए, आपने नेपाल सेंट्रिक के इस खास कार्यक्रम में अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से कार्यक्रमों से जुड़े रहे और विभिन्न विषयों पर आपसे फिर चर्चा करेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आपने देखा कि आज हमारे अतिथि सरोज रंजन पटेल जी ने जिस तरह से भारत और नेपाल के संबंधों की चर्चा की, उसमें बहुत सारी बातें सामने आई कि कैसे नेपाल और भारत सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामरिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारत और नेपाल दो अलग अलग राष्ट्र नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। और इस भारत नेपाल का एक दूसरे से बेटी रोटी का संबंध है। दुनिया का इकलौता कुछ ऐसे देश हैं जहाँ का बॉर्डर खुला हुआ है 1950 की संधि के अनुसार। हम लोग एक जगह से दूसरे जगह स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और तमाम चीज़ों के लिए आते जाते रहे हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं रही है। तो ये तमाम चीज़ें आज की चर्चा में निकल के सामने आई। इसी तरह के विषयों पर चर्चा करने के लिए फिर से हम आपके सामने अगले सप्ताह हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए DD बिहार। धन्यवाद।